जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा जी, तो हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे आपका कैफ 6 का स्प्रिंग 21 अटेम्प्ट के लिए, और ये सिलेबस आपका ऑटम 21 अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल होगा, तो आप उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। जी, हमने अभी तक चैप्टर 4 में कुछ पॉइंट जो डिस्कस किए हैं, वो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है, वो है टैक्स ईयर। फिर हमने डिस्कस किया है कि पर्सन क्या होता है, एंड फिर हमने डिस्कस किया है कि इनकम क्या होती है। क्योंकि आपके चैप्टर 4 में जो हमने स्टार्ट किया था, आपकी रिवाइज्ड अपडेटेड बुक जो स्प्रिंग 21 अटेम्प्ट के लिए सिलेबस के साथ आ गई भी है, आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है सॉफ्ट में। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज से हम अपनी सारी वीडियोस में आई कैप की बुक को ही क्या कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। जी, हमने ये पढ़ा था कि इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर, हमने टैक्स ईयर पढ़ लिया है। ऑन एवरी पर्सन, पर्सन भी पढ़ लिया है। हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर द एप्लीकेबल टैक्स रेट्स, हमने टैक्सेबल इनकम भी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली है। अब हमारे पास जो इस लाइन के अंदर एक चीज पेंडिंग है, वह टैक्स रेट्स, कि हमने टैक्स रेट्स किस तरह यूज करने हैं और टैक्स की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी है। लेकिन जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उसमें जो हमने इनकम डिस्कस की थी कि इनकम क्या होती है, उसमें 5 हेड्स होते हैं इनकम के अंदर हमारे। एक होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड होता है फ्रॉम प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास है कैपिटल गेन। फिर है हमारे पास बिजनेस इनकम, उस पर जो टैक्स बनेगा। एंड फिर है अदर सोर्स। जो इनकम ऊपर वाले चारों हेड्स में फॉल नहीं करेगी, आई कैप ने नहीं, गवर्नमेंट ने कहा है कि जनाब आप वो क्या होगी, आपकी अदर सोर्स इनकम होगी। तो आज की वीडियो को डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो 4 पॉइंट्स और ये 8 पॉइंट जो हमने डिस्कस करने हैं यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्योंकि इनकम में पूरी दुनिया की इनकम आती है। पर्सन में क्या क्या इंक्लूडेड है? अगर हम पर्सन की बात करें, पर्सन में इंक्लूडेड है इंडिविजुअल, फिर है कंपनी, कॉरपोरेटेड इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। ठीक है ना? अब यहाँ पर एक हो गया पर्सन में इंडिविजुअल, दूसरी है कंपनी, कंपनी पाकिस्तान में बनी हुई है या पाकिस्तान से बाहर बनी हुई है। ठीक है, ये दोनों क्या करती हैं, पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। तीसरा इसमें क्या आती है, एओपी, जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, एंड हमारे पास फॉरेन गवर्नमेंट, पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 5 कंपोनेंट्स हैं जो कौन है, क्या है, पर्सन है। अब हमने चैप्टर 4 में जो चीज पढ़ी हुई है, वो क्या है कि हर पर्सन ने क्या करनी है, अपने टैक्सेबल इनकम पर एक टैक्स ईयर में पाकिस्तान में टैक्स पे करना है। यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या फॉरेन कंपनी ने भी, क्या माइक्रोसॉफ्ट ने, क्या अमेजॉन ने, क्या एप्पल ने भी पाकिस्तान में टैक्स पे करना है? क्योंकि आपका लॉ तो यही कह रहा है कि एवरी पर्सन। अब हमें इस चीज को कवर करने के लिए, समझने के लिए, लॉ ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, एक टर्म यूज की है, रेजिडेंट पर्सन। तो लॉ कहता है कि आपने क्या करना है, जो उसने यहाँ पर टर्म यूज की है पर्सन की, तो कहता है कि इस पर्सन को आपको पता हो कि ये रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, यही आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो में आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि क्या ये रेजिडेंट पर्सन है कि नहीं है। क्योंकि जो 8 पॉइंट्स हैं, जो रेजिडेंट पर्सन का कॉन्सेप्ट है, ये आई कैप का कैप 6 लेवल पे मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। ये न्यूमेरिकल में भी इसका सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी, जो टोटल टैक्स की अमाउंट है, जो टोटल टैक्सेबल इनकम की अमाउंट है, वो उसके रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन होने पर बहुत डिपेंड कर रही होती है। हो सकता है एक पर्सन है, उसकी जो टोटल इनकम है वो 10 करोड़ रुपए है। अगर वो रेजिडेंट है, रेजिडेंट पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, तो उसकी टैक्सेबल इनकम है 10 करोड़ रुपए।
अगर वही पर्सन नॉन रेजिडेंट है तो हो सकता है उसकी पाकिस्तान में जिस इनकम पर उसने टैक्स पे करना है वो हो 4 करोड़ रुपए। इसलिए रेजिडेंट पर्सन, जो रेजिडेंट का स्टेटस है, ये डिटरमिन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम किसी भी पर्सन के बता सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे है, क्या चीज़ कैसे नहीं है। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने इनकम को डिस्कस किया था कि इनकम क्या होती है। हमने अच्छी तरह पढ़ा था, इनकम की डेफिनेशन भी देखी थी। अब हमारे पास हमने कहा था कि इनकम के 5 हेड्स हैं। 5 जो कोई भी टाइप की इनकम हो, इन पांचों में से किसी एक हेड में फॉल कर रही होगी। तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये आगे चल के हम सीखेंगे। लेकिन हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है कि रेजिडेंट पर्सन क्या होता है, मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या होता है, रेजिडेंट कंपनी क्या होती है, रेजिडेंट एओपी क्या होती है। इनकम हमारे पास अगर हम ब्रॉडर टर्म में बात करें तो 2 तरह की होती है। लॉ कहता है कि या तो आपकी जो इनकम है वो पाकिस्तान सोर्स होगी या होगी फॉरेन सोर्स। अब वो कहते हैं या तो आपकी इनकम पाकिस्तान सोर्स होगी या वो क्या होगी, फॉरेन सोर्स इनकम होगी आपकी। अब पाकिस्तान सोर्स इनकम कौन सी होगी? इनकम अर्न्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। जो फॉरेन सोर्स है इनकम, अब ये कंपलसरी नहीं है कि जो इनकम पाकिस्तान में एक पर्सन ने अर्न की है वो पाकिस्तान का सिटीजन हो, उसके पास सीएनआईसी हो। ये कोई भी पर्सन चाहे दुनिया के किस कोने में भी रहता है, अगर वो पाकिस्तान में कोई इनकम अर्न करता है तो उस इनकम को हम कहते हैं पाकिस्तान सोर्स इनकम। अगर पाकिस्तान का कोई पर्सन है, वो पाकिस्तान से बाहर जाकर कोई इनकम अर्न करता है, जैसे आपकी नॉर्मल सी चीज है, आपके कई जानने वाले पाकिस्तान से बाहर होंगे, वहां पर बिजनेस रन कर रहे होंगे, वहां पर सैलरी सैलरी ले रहे होंगे, वहां पर जॉब्स कर रहे होंगे, वो आपकी क्या है, वो पाकिस्तान से बाहर जाकर एक इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या है, फॉरेन सोर्स इनकम है। जहां पर आपने एक बात क्लियर रखनी है कि पाकिस्तान सोर्स इनकम का होना से आपकी नेशनैलिटी का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। कोई फॉरेन पर्सन, कोई अमेरिकन पर्सन पाकिस्तान में आकर एक बिजनेस रन करता है, चलाता है, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट्स उसको आ रहे होंगे वो क्या होगी, पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी उसकी। क्योंकि जो इनकम कहां पर अर्न कर रहा है, पाकिस्तान में अर्न कर रहा है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि अब पाकिस्तान में एक बंदा अगर इनकम अर्न कर रहा है तो फिर उसका हक बनता है कि वो पाकिस्तान में टैक्स पे करे। अगर एक पर्सन पाकिस्तान से बाहर इनकम अर्न कर रहा है तो क्या उसको टैक्स पाकिस्तान में पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो लॉ ने आपके चैप्टर 4 में, हमने लास्ट वीडियो का जो टॉपिक था जो हमने वहां पर डिस्कस नहीं किया था इनकम के अंदर, मैंने इसी वीडियो में बताने की, ताकि हम इसको जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिडेंट पर्सन वाला, उसके साथ लिंक करने के लिए ये पॉइंट मैंने बचा कर रखा था ताकि हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। अब आपका लॉ कहता है कि आपने डिटरमिन करना है कि रेजिडेंट पर्सन, जो रेजिडेंट पर्सन है वो आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट। ये आपके किसी डेफिनेशन में आते हैं, ये आपके आते हैं पर्सन की डेफिनेशन में। लॉ कहता है कि जो आपकी फॉरेन सोर्स इनकम है, दूसरी आपकी है पाकिस्तान सोर्स इनकम। आपका लॉ क्या कहता है कि जो आपका रेजिडेंट पर्सन है, चाहे वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, चाहे एओपी है, चाहे कंपनी है, चाहे कोई गवर्नमेंट है, अगर वो रेजिडेंट पर्सन है पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, तो उसकी जो वर्ल्ड वाइड इनकम है, चाहे वो पाकिस्तान में अर्न कर रहा है, चाहे पाकिस्तान से बाहर जाकर अर्न कर रहा है,
टैक्सेबल होगी पाकिस्तान के अंदर। अब उस पर हमने टैक्स किस तरह कैलकुलेट करना है वो हम बाद में सीखेंगे। अब हम फिलहाल देखते हैं कि ये किस तरह से हमारी टैक्सेबिलिटी इसकी है। फिर हमारे पास दूसरी जो इनकम है वो है पाकिस्तान सोर्स इनकम। तो लॉ यही कहता है कि जो रेजिडेंट पर्सन है उसकी पूरी दुनिया की इनकम पे उसने क्या करना है, पाकिस्तान में टैक्स पे करना है। अब आपके रेजिडेंट पर्सन होने का आईडी कार्ड से या आपके पाकिस्तान की नेशनैलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। लॉ कहता है कि मुझे कोई कंसर्न नहीं है कि आपका जो पर्सन है वो पाकिस्तान का इंडिविजुअल है, नेशनैलिटी उसके पास है कि नहीं है। वो कहता है कि क्या रेजिडेंट पर्सन है। रेजिडेंट पर्सन क्या होता है ये भी हम आगे चलकर देखते हैं। पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं, कि रेजिडेंशियल स्टेटस को हम क्या करते हैं, कि डिटरमिन क्यों करते हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कि जो हमारे पास जो पर्सन है दूसरा क्या हो सकता है, या तो रेजिडेंट होगा या क्या होगा, नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा। अगर पर्सन क्या है, नॉन रेजिडेंट है, उसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है नॉट टैक्सेबल इन पाकिस्तान। लेकिन जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है वो क्या है, पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। तो ये पर्पज है हम क्यों डिस्कस करते हैं कि एक पर्सन रेजिडेंट पर्सन है कि नहीं है, ताकि हम उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम को डिस्कस कर सकें, क्या उसने पूरी दुनिया की अपनी इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स पे करना है या जस्ट पाकिस्तान सोर्स इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स पे करना है। सॉरी। अब हम जाते हैं, हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम किसी भी पर्सन का ये डिटरमिन करें कि क्या वो रेजिडेंट पर्सन है या नॉन रेजिडेंट पर्सन है। अब हम देखते हैं कि रेजिडेंट पर्सन क्या होता है। आपके चैप्टर 4 में ये बात उन्होंने डिटेल में डिफाइन की हुई है। जी ये लें। अब उसने कहा हुआ है कि रेजिडेंट टैक्स पेयर, टैक्स पेयर हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि रेजिडेंट टैक्स पेयर क्या होता है। इट मीन्स ए पर्सन हु इज ए रेजिडेंट पर्सन। जी यहाँ पर उसने बात कर दी एक रेजिडेंट पर्सन। अब हमें पता है कि पर्सन क्या होता है, पर्सन होता है इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी। यहाँ पर कह रहा है इट कैन बी रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी और रेजिडेंट कंपनी। अब यहाँ पर फिर ये बातें वैसे उसने बताने के लिए लिखी हुई हैं, समझाने के लिए, इसमें कोई मसला नहीं है, हम इसे देख लेते हैं। ए पर्सन शैल बी ए रेजिडेंट इन पाकिस्तान फॉर ए टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एओपी। ठीक हो गया। अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, वो नॉन रेजिडेंट होगा। जैसे उसने वैसे एक बात टर्म यूज की, हम आगे सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि रेजिडेंट इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा, एक कंपनी कब रेजिडेंट होगी कब नॉन रेजिडेंट होगी, और एक एओपी कब रेजिडेंट होगी कब कब नॉन रेजिडेंट होगी। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट समझने के लिए, याद करने के लिए नहीं है, कि हमने जो रेजिडेंट स्टेटस है कि हमने ये हर साल डिटरमिन करना है। हर साल मतलब हर टैक्स ईयर जो उस पर्सन का, रेलेवेंट पर्सन का, चाहे वो कंपनी है चाहे इंडिविजुअल है, जो उसका टैक्स ईयर होगा हमने उसके अकॉर्डिंगली उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना है। टैक्स ईयर उसका नॉर्मल भी हो सकता है, स्पेशल भी हो सकता है, ट्रांजिशनल भी हो सकता है। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या होता है। ये आपका इसमें से पॉइंट, ये वाला पॉइंट रेजिडेंट इंडिविजुअल, एंड चैप्टर 13 में से एक आपका पॉइंट मिला के ये मैंने लिखा हुआ है, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स। ये दो मिलाकर पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 7। जब आपका ऑटम 20 के अंदर एक टॉपिक में टेस्ट हुआ है एक क्वेश्चन के अंदर, जिसमें वो कंबाइन था, उसमें उसने क्या टेस्ट किया हुआ था, आपकी फॉरेन टैक्स भी है, फॉरेन टैक्स जो आपकी है, फॉरेन आपकी जो इनकम है वो भी उसने डिस्कस बताई हुई थी, आपकी उसने पाकिस्तान सोर्स इनकम भी बताई हुई थी, और आपको उसने कुछ डिटेल बताई हुई थी जिस पे आपने क्या करना था, उस पर्सन को रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट डिटरमिन करना था, एंड फिर आपने उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी थी। अब हम समझते हैं कि रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या होता है। एन इंडिविजुअल shall be a resident individual
for a tax year if the individual is present in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to 183 days or more in tax year। ये पहली बात, यहाँ पर उसने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि वो इंडिविजुअल के पास CNIC कार्ड हो, ठीक है ना। इंडिविजुअल मीन पूरी दुनिया का कोई भी वाहिद शख्स अगर पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा पाकिस्तान में स्टे करता है, और जहां पर यह भी कंडीशन नहीं है कि कंटिन्यू, हो सकता है कि वो जनवरी में आए 15 दिनों के लिए वापस चला जाए, फरवरी में आए 20 दिनों के लिए वापस चला जाए, मार्च में आए 20 दिनों के लिए वापस चला जाए। वो ये कह रहा है कि एग्रीगेट पूरे साल में जितने दिन वो पाकिस्तान में रहा है वो 183 डेज आपने काउंट करने हैं। अगर वो 183 डेज बनते हैं तो आपका वो क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है। मतलब क्या हुआ, उस ऐसा इंडिविजुअल जो पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा स्टे करता है या 183 डेज स्टे करता है तो उसकी पूरी दुनिया की इनकम क्या होगी, पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। उसने अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स पे करना है एंड पाकिस्तान सोर्स इनकम पर भी क्या करना है, पाकिस्तान में टैक्स पे करना है। इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, ये पॉइंट हम बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। इज एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और ए प्रोविजनल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। ये जी उनकी बात हो रही है जो आपके फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं, जो आपकी फॉरेन एम्बेसीज में जाकर बैठते हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव जो अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसी है वहां पर जो पाकिस्तान के CSP ऑफिसर्स बैठे होंगे, हालांकि वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तकरीबन पूरा साल, वो पाकिस्तान में शायद वो 10-15 दिनों के लिए आते होंगे, लेकिन फिर भी लॉ कह रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और गवर्नमेंट ने उन्हें बाहर पोस्ट किया हुआ है, तो इसलिए वो पर्सन क्या कंसिडर ये किए जाएंगे, पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट बी पे आते हैं। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी आपस में लिंक्ड हैं। पहले में उसने कहा है कि अगर इंडिविजुअल पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा पाकिस्तान में रहता है तो वो क्या, उसकी जो वो क्या होगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। दूसरे पॉइंट में वो कहता है कि अगर आपने उसके नंबर ऑफ डेज काउंट किए हैं लेकिन उसके नंबर ऑफ डेज 183 डेज से कम है तो वहां पर वो एक और ऑप्शन दे देता है, इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड ऑफ or a periods amounting in aggregate to 120 days or more। अगर 183 डेज से कम है तो फिर आपने देखना है क्या उसके जो पाकिस्तान में स्टे है 120 दिन या उससे ज्यादा है। ठीक है, आपने फिर ये चीज डिटरमिन करनी है इन द टैक्स ईयर एंड हु, यहां पर एक और कंडीशन भी है, in the 4 years preceding the tax year has been in Pakistan for a period of or a periods amounting in aggregate to 365 days or more। ये लास्ट टैक्स ईयर में इन्होंने पॉइंट ऐड किया था जो आपके लास्ट सिलेबस में भी इंक्लूडेड था, और इसमें ये क्या चीज़ है, इंक्लूडेड है। यहाँ पर इसकी एग्जांपल अगर मेंशन तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसकी कोई एग्जांपल नहीं है, चलिए खुद से बना लेते हैं। एक पर्सन है मिस्टर ए, अब वो टैक्स ईयर 2021 में पाकिस्तान में 184 डेज उसका स्टे था। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो क्या है, आपका रेजिडेंट पर्सन है। ये आपका क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल। एक दूसरा पर्सन है मिस्टर बी, वो पाकिस्तान में टैक्स ईयर 2021 में उसका पाकिस्तान में स्टे था 129 डेज। यहाँ पर आपका लॉ कहता है कि अगर उसका पाकिस्तान में स्टे 120 डेज या उससे ज्यादा एंड 183 डेज से कम हो तो आपने ये देखना है कि क्या लास्ट 4 टैक्स ईयर्स में, टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर 2019,
2018, 2017, ये आपके क्या है, लास्ट 4 ईयर्स हैं। हम कहते हैं कि टेस्ट ईयर 2020 में वो पाकिस्तान में रहा था 50 दिन, टेस्ट ईयर 2019 में वो पाकिस्तान में रहा था 40 दिन, टेस्ट ईयर 18 में वो पाकिस्तान में रहा था 60 डेज, एंड टेस्ट ईयर 17 में पाकिस्तान में रहा था 100 डेज। तो टोटल मैं करूँ, अगर टोटल करूँ पिछले 4 सालों का, उसने कहा था कि इन एग्रीगेट आपके ये बनने चाहिए 364, 365, लेकिन यहाँ पर 250 बन रहे हैं। अब देखें, एक कंडीशन मीट कर रही है 120 डेज या अबव, लेकिन दूसरी कंडीशन जो उसने कही थी कि लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज या उससे ज्यादा बनने चाहिए, तो फिर वो क्या होगा, टैक्स ईयर 2021 के लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। तो यहाँ पर जो मिस्टर बी है वो आपका क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। यहाँ पर एक और देखते हैं कि अगर टैक्स ईयर 2021 के अंदर मिस्टर बी के पाकिस्तान में डेज थे 119, तो फिर ये हमें कोई एक्स्ट्रा वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़नी थी, क्योंकि ये हमारी कंडीशन बी का जो पहला पॉइंट है वो ही नहीं मीट कर रहा था। इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देंगे नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है। ठीक है, अगर हम फिर कहते हैं कि ये हमारा क्या है, इसके यहाँ पर जो डेज थे 182 डेज थे, क्योंकि वहां पर था कि 183 डेज या उससे ज्यादा अगर हैं तो आपका क्या होगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। अगर 183 डेज से कम एंड 120 डेज या उससे ज्यादा पाकिस्तान में स्टे है टैक्स ईयर के अंदर, तो आप पिछले 4 सालों को डिटरमिन करेंगे। यहाँ पर हम कह देते हैं 100 है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ 85 है, यहाँ मैं कह देता हूँ ये भी 85 है। अब देखें यहाँ पर 182 डेज पहली कंडीशन मीट कर गई, 120 डेज या उससे ज्यादा। अब हमने देखना है क्या लास्ट 4 ईयर्स में इसका एग्रीगेट पाकिस्तान में 365 दिन बनते हैं कि नहीं बनते, जी बनते हैं। अब मिस्टर बी क्या बन गया हमारे लिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल बन गया। पॉइंट क्लियर, कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह करके कमेंट में पूछ सकते हैं, या आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, आपको मैं क्या करूंगा वो आंसर करूंगा। जी, अब नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि जनाब 183 डेज उन्होंने कहा है, लेकिन मसला ये है कि मैंने ये 183 डेज या 120 डेज या लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज काउंट कैसे करने हैं, कौन से डेज मैंने काउंट करने हैं, कौन से डेज मैंने काउंट नहीं करने। उसके लिए आपका इनकम टैक्स रूल्स में रूल नंबर 14 जो आपका है, उसने बताया है कि हाँ जी कौन कौन से दिन आपने काउंट करने हैं, कौन कौन से दिन आपने काउंट नहीं करने। द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 82 which provides for the determination of a person as a resident individual। अब हम इनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं और एक्सरसाइज में उनको बताते हैं कि जनाब हाँ यहाँ पर हमने किस तरह काउंट करना है और किस तरह काउंट नहीं करना। पहले कहते हैं पार्ट ऑफ ए डे that an individual is present in Pakistan, including the day of arrival in and the day of departure from Pakistan, counts as a whole day of such presence। जी उसने यहाँ पर क्या है कि पार्ट ऑफ ए डे, ये पार्ट ऑफ ए डे आपका 1 मिनट भी हो सकता है। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं जी, मिस्टर सी, उसने उसकी फ्लाइट थी, आज क्या तारीख डेट है, 5 अक्टूबर है, उसकी फ्लाइट थी आपकी 5 अक्टूबर की 2020 की रात को 11:59 PM पर। ठीक है, अब यहां पर आप देखें तो क्या हो रहा है, पार्ट ऑफ ए डे, तो जब आप काउंट करेंगे 183 डेज तो जो 5 अक्टूबर है वो भी क्या होगा, आपका पूरे का पूरा काउंट होगा। क्या हो रहा है कि वो 5 अक्टूबर पूरे का पूरा आपका डे काउंट होगा। अब वो पाकिस्तान में वापस आता है,
25 फरवरी को और 21 में। ठीक है, अब वो पाकिस्तान में जो वापस आता है तब टाइम होता है, अब देखें तब भी ये बंदा क्या आ रहा है, अब उस दिन के आखिरी डे पे आ रहा है, उस दिन के आखिरी टाइम पे आ रहा है, 1 मिनट रहता है 25 फरवरी का, तो जो 25 फरवरी जो है वो भी क्या करना है आपने काउंट करना है पाकिस्तान में उसका स्टे। अब हम देखते हैं कि मिस्टर सी है वो 5 अक्टूबर 2020 को पाकिस्तान से बाहर गया एंड 25 फरवरी 2021 को पाकिस्तान में वापस आया। आपने कौन सा मंथ काउंट करना है? जुलाई कंप्लीट 31 डेज, अगस्त, क्योंकि आपका ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? यकम जुलाई 2020 से स्टार्ट हो रहा है। जुलाई 31 डेज पूरे, अगस्त 31 डे पूरे, सितंबर 30 डेज पूरे, अक्टूबर के 5 दिन हम काउंट करेंगे। ठीक है, अब फिर हम कहते हैं कि वो कब वापस आया? 25 फरवरी को वापस आया। हालांकि 25 फरवरी को वो लास्ट किस डेट टाइम वापस आया है? 11:59, 1 मिनट बाकी था 26 फरवरी होने में। हम 25 फरवरी को भी काउंट करेंगे। 25 फेब, 26, 27, 28, 4 दिन बनते हैं फरवरी में। 4 मार्च 31 डेज पूरे, अप्रैल 30 डेज पूरे, मई 31 डेज पूरे, जून 30 डेज पूरे। इसके पाकिस्तान में स्टे बनता है 223 दिन। अगर हम जस्ट पहले रूल की बात करें, अगर ये पाकिस्तान से जब बाहर गया था वो डेट थी लेट्स सपोज 12:01 AM। अब आप देखें इस केस में उसने 5 अक्टूबर का जस्ट एक दिन ही पाकिस्तान, 1 मिनट ही पाकिस्तान में गुजारा था, हमने पूरा दिन क्या कर लिया, काउंट कर लिया है। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब पहले ये पॉइंट देखते हैं। ए डे और पार्ट ऑफ ए डे वेयर एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान solely by a reason of being in transit between two different places outside Pakistan does not count as a day present in Pakistan। यहाँ पर एक और बात, हम कहते हैं कि ये बंदा पाकिस्तान से बाहर गया था 5 अगस्त को, ठीक है, फिर हम इसे दोबारा काउंट कर लेंगे। वो ये पाकिस्तान से गया था ठीक है, अब उसने वापस क्या किया था, वो अमेरिका से दोबारा जा रहा था सऊदी अरेबिया, तो उस दौरान अक्टूबर में वो पाकिस्तान उसका स्टे था 1 डे के लिए, क्योंकि जब आपको पता होता है कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कुछ कंट्री में डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं जाती, वो एक कंट्री से कंट्री में फ्लाइट जाती है, वहां से आप अपना एरोप्लेन चेंज करते हैं, फिर दूसरे जहाज से फिर आप क्या जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे जाते हैं। तो उसमें जो उसका अक्टूबर का स्टे था 2 डेज का, क्योंकि जो नेक्स्ट फ्लाइट जानी थी उस कंट्री के लिए वो 2 दिन के बाद जानी थी पाकिस्तान से, तो वो जो 2 दिन है वो लॉ कह रहा है कि आपने काउंट नहीं करने। अगर एक बंदा पाकिस्तान में रह रहा है वो इस वजह से पाकिस्तान में आया है क्योंकि उसने फिर दूसरे कंट्री में मूव करना है, तो वो एक उसका आपने दिन काउंट नहीं करने। फिर नेक्स्ट है द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्शली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज ए हॉलीडे सच ऑफ सच प्रेजेंस नेमली ए पब्लिक हॉलीडे। अगर कोई गवर्नमेंट की छुट्टी है वो भी आपने पूरे का पूरा दिन काउंट करना है। ए डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव, अगर कोई बंदा कहता है कि जी मैं तो बीमार था, इन दोनों में मैंने कोई इनकम अर्न नहीं की, तो मेरे रेजिडेंट स्टेटस को काउंट करने में भी, डिटरमिन करने में भी वो दिन छुट्टियां काउंट न करें, तो कहता है जनाब हम वो काउंट करेंगे। A day that the individual's activity in Pakistan is interrupted because of a strike, lockout or delay in receipt of supplies। अगर किसी लॉकआउट की वजह से, किसी स्ट्राइक की वजह से अगर आपकी बिजनेस की एक्टिविटी एक दिन के उस पर्सन की, इंडिविजुअल की अगर वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब होती है, इंटरप्ट होती है, तो लॉ कहता है मुझे कोई कंसर्न नहीं है, वो दिन आपका पूरे का पूरा पाकिस्तान में स्टे कंसिडर किया जाएगा।
ए हॉलीडे स्पेंड बाय द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान। जिसका क्या मतलब है? मिस्टर सी, मिस्टर डी कर लेते हैं अब, ABC हो गए। वो पाकिस्तान आया जुलाई 2020 में फॉर 20 डेज। रीजन क्या था? विजिट किया उसने नॉर्दर्न एरियाज, घूमने आया था फैमिली के साथ। वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। अब वो वापस गया, उसको पाकिस्तान की नॉर्दर्न एरियाज बड़े पसंद आ गए। वो कहता है यार जहां पर मैंने अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, एक रेस्टोरेंट की चेन ओपन करनी है, बिजनेस स्टार्ट करने आ गया। वो जब वापस आया, वो वापस आया जनवरी के एंड पे, हम कह सकते हैं जैन 15 2021। तो क्या किया उसने? पाकिस्तान में वापस आया एंड 30 जून तक वो पाकिस्तान में ही रहा। वो कहते हैं कि जनाब आप क्या करें, इसका रेजिडेंट स्टेटस क्या करें, डिटरमिन करें। तो लॉ कह रहा है कि जो, हालांकि उसने एक्टिविटी जो स्टार्ट की है, बिजनेस पाकिस्तान में स्टार्ट किया इनकम अर्न करने के लिए, वो जनवरी से स्टार्ट किया है, लेकिन लॉ कह रहा है कि अगर वो पाकिस्तान में घूमने भी आया था एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले या एक्टिविटी स्टार्ट करने के बाद, वो घूमने वाले दिन भी, विजिट वाले दिन भी क्या करने हैं, आपने काउंट करने हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल का स्टेटस डिटरमिन करने के लिए। जी हम काउंट करते हैं, 20 दिन बन गए जुलाई के, फिर वापस चला गया। आपके यहाँ पर जो 16 डेज बनते हैं जनवरी के बनते हैं, 28 डेज बनते हैं फेब के, 31 डेज मार्च के, 30 डेज अप्रैल के, 31 डेज आपके मई के, 30 डेज आपके जून के। ये 186, ये आपका क्या बन गया मिस्टर डी? रेजिडेंट इंडिविजुअल बन गया। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई आपको कॉन्सेप्ट में कुछ कमी बेशी बच रही होगी। तो फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें। आपके कमेंट्स मुझे बड़ा मोटिवेट करते हैं, आपका फीडबैक मुझे बड़ा मोटिवेट करता है। जी रेजिडेंट कंपनी क्या होती है? इंडिविजुअल हमने डिटरमिन कर लिया, अब कंपनी क्या होती है? एक कंपनी शैल बी रेजिडेंट कंपनी इन पाकिस्तान फॉर ए टैक्स ईयर if it is incorporated or formed by or under any law in force in Pakistan। इन शॉर्ट, अगर कोई भी कंपनी पाकिस्तान के किसी भी लॉ के अंडर बनी है, वो क्या होगी? रेजिडेंट कंपनी होगी। तो मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान के लॉ के अंदर बनी हुई कंपनी ने अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर भी टैक्स पे करना है और फॉरेन सोर्स इनकम पर भी क्या करना है? टैक्स पे करना है। टैक्स किस तरह कैलकुलेट करना है, ये बात की बातें हम इंशाल्लाह सारा कोई सीखेंगे। फिलहाल हमने क्या करने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या करने हैं, डिटरमिन करने हैं, ताकि जब हम बाद में वर्किंग कर रहे हो तो हम आइडेंटिफाई कर सकें जनाब ये तो रेजिडेंट कंपनी नहीं है, जिसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगी। नेक्स्ट, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। ये बात हो रही है जस्ट फॉरेन कंपनी के लिए। अगर एक फॉरेन कंपनी है, किसी फॉरेन लॉ के अंदर बनी हुई है, पाकिस्तान के लॉ के अंदर नहीं बनी हुई, तो उसके अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, नॉर्मली कंपनी की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से क्या मतलब है? जहां पर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां बैठते हैं? हेड ऑफिस में बैठते हैं। अगर एक ऐसी कंपनी है, फॉरेन कंपनी जो यूके में बनी है, उसकी सारी फैक्ट्रीज यूके में है, लेकिन अगर वो अपना हेड ऑफिस पाकिस्तान में बना देते हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, उसके बीओडी अगर पाकिस्तान में बैठते हैं, उसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है? इफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम, अगर पूरे साल में एक दिन भी उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में रहे, वो क्या होगी? पाकिस्तान के उस साल के लिए, उस टैक्स ईयर के लिए क्या होगी? रेजिडेंट कंपनी होगी। नेक्स्ट है, और इट इज ए प्रोविजनल गवर्नमेंट और ए लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, तो आपकी क्या होती है? रेजिडेंट कंपनी होती है। ये बात क्लियर हुई? रेजिडेंट कंपनी भी हम बहुत मुश्किल नहीं था, आसान सी बात थी। हम क्या करते हैं आगे कुछ थोड़ी बहुत ये क्या करते हैं, अपनी ये एग्जांपल्स हैं ये डिस्कस करेंगे, हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ये नेक्स्ट क्या है कि रेजिडेंट एओपी क्या है?
रेजिडेंट कंपनी और एओपी का ऑलमोस्ट सेम ही बात है। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर if the control and management of the affairs of the AOP is situated wholly or partially in Pakistan। यहां पर था is situated wholly in Pakistan, ठीक है ना। तो आपकी कंपनी केस में क्या है, होली पाकिस्तान में हो, यहाँ पर होली या कोई एक पार्ट ही पाकिस्तान में है एट एनी टाइम इन द ईयर, तो वो क्या होगी, आपकी रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन होंगी। तो हमने अपने आज के एजेंडा के 4 पॉइंट्स कवर कर लिए अभी तक, सॉरी 5 पॉइंट हमने क्या कर लिए यहाँ पर कवर कर लिए। चैप्टर 13 के पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले जो इसी टॉपिक से रिलेट करते हैं, जो इस टॉपिक जो अभी तक हमने कवर किया उसके रिलेटेड आपकी एग्जांपल्स लॉ में गिवन है, हम वो डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं, मिस्टर रजा इज वर्किंग एज डायरेक्टर ऑपरेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ठीक है ना, समझ लग गई। देखते हैं क्या कहता है। ऑन 15 जुलाई 2020 he was posted to Pakistan embassy in Italy for 2 years। जनाब हमने भी यहाँ पर पढ़ा है, रेजिडेंट पर्सन क्या इंडिविजुअल कौन सा होगा, इफ इंडिविजुअल इन एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और ए प्रोविजनल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर, वो हमारा क्या है, रेजिडेंट पर्सन है। तो हमें बात क्लियर हो गई, कोई मसला नहीं, 1 साल के लिए गया, हालांकि पाकिस्तान में उसका स्टे कितने दिन का है, जस्ट 15 दिन का, जुलाई की 14 तारीख तक, जबकि जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक। लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो क्या होगी, आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। यहाँ पे आंसर देखते हैं, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ फेडरल गवर्नमेंट मिस्टर रजा वुड बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज ही स्टेज इन पाकिस्तान। क्लियर जी। पॉइंट 2 में कहता है, एंडरसन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन यूके। यूके की मतलब फॉरेन कंपनी है। हमने क्या पढ़ा है अभी कि कंपनी के केस में अगर कोई फॉरेन कंपनी है, हमने क्या देखना है, क्या उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली किसी भी टाइम पाकिस्तान में रहे हैं इस साल में, अगर रहे होंगे तो वो क्या होगी, रेजिडेंट कंपनी होगी। चलो देखते हैं जी। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स वाज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। होली वाली बात हो गई, मतलब क्या हो गया कि ये हमारी रेजिडेंट कंपनी होगी। However, with effect from 1st November 2020, the entire management and controls was shifted to UK। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है एट एनी टाइम इन द ईयर है, तो ये अगर एक दिन भी पाकिस्तान में ये कंट्रोल इसका एग्जिस्ट करता तो ये क्या होती, रेजिडेंट कंपनी होती। ये तो 4 महीनों के बाद जा रही है। चलो ये हमारी रेजिडेंट कंपनी है। अब देखते हैं आंसर किस तरह से लिखने हैं इसका। क्वेश्चन आ जाता है आपके लॉ के अंदर, बुक पेपर के अंदर, वो लिखता है, ए कंपनी शैल बी रेजिडेंट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। देयर इज कंपनी इज रेजिडेंट irrespective of the fact that it was incorporated in UK। पॉइंट क्लियर हो गया। ऑन 1st February 2021 Mr. Samil was sent to Pakistan by his UK-based company to work on a special project। He left Pakistan on 23rd August 2021। जी अब हम इसको देखें तो ये हमारा डेज जो काउंट करने हैं वो 1st फरवरी को हमारे पास आया है 2021 में, मिस्टर समील 1st फरवरी, यस 1st फरवरी, 29 डेज। फिर आपके जो नेक्स्ट डेज बनते हैं वो आपके 31 डेज मार्च के, 30 डेज आपके अप्रैल के, 31 डेज आपके मई के, 30 डेज आपके जून के। तो आपके दिन बनते हैं 151 डेज बनते हैं आपके। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, द स्टे ऑफ मिस्टर समीर फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स ईयर 2021 इज 150। उसने यहाँ पर जो काउंट किए हैं फरवरी के दिन काउंट किए हैं 28 काउंट किए हैं, जो हमने काउंट किए थे वो 29 काउंट किए थे। ठीक है, क्योंकि उसके डेज 183 डेज से कम है तो ये हमारे लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल है कि नहीं है जनाब। एक और कंडीशन है, अगर डेज 183 डेज से कम है
तो आपने फिर एक और चीज देखनी है, क्या उसका स्टे पाकिस्तान में 120 डेज से ज्यादा तो नहीं है जी? 120 डेज से ज्यादा है, 150 डेज है। तो आपने फिर इसके लास्ट 4 ईयर्स में क्या करने हैं, 365 डेज काउंट करने हैं। क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपने ये अज्यूम करना है कि लास्ट 4 ईयर में ये बंदा पाकिस्तान में आया ही नहीं, कंडीशन दोनों मीट नहीं कर रही, तो ये क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट पर्सन हो गया। फिर नेक्स्ट है, BBL is a non-listed public company incorporated under the Companies Ordinance 1984। मतलब पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है। अब कोई भी कंपनी पाकिस्तान के लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है तो किसी और बात की जरूरत नहीं है, रेजिडेंट कंपनी है। अब यहां पर बता रहा है, all the shareholders of the company are individual. The control and management of affairs of the company during the year was outside Pakistan। अगर कंपनी पाकिस्तान के लॉ के अंदर बनी हुई है तो फिर हमारा इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि उसके कंट्रोल्स कहां पर है। अगर पाकिस्तान के लॉ के अंदर बनी है, वो क्या है, वो रेजिडेंट कंपनी है जी। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर सलमान, ए प्रॉपर्टी डीलर इन USA, came to Pakistan on 1st February 2020 during his stay up to 2 अगस्त 2020। मतलब 2 अगस्त 2020 तक वो क्या रहा है पाकिस्तान, उसका स्टे था। He remained in Peshawar up to 30th June and thereafter till his departure from Pakistan in Quetta। पाकिस्तान के जिस कोने में भी रहा है हमें कोई कंसर्न नहीं है, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर उसे होना चाहिए। Assume that commissioner has granted him permission to use calendar year as tax year। यहाँ पर क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर है। उसका जो टैक्स ईयर है वो है जनवरी 1 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक। तो हमने जो उसका रेजिडेंट इंडिविजुअल का जो स्टेटस काउंट करना है, वो किस तरह काउंट करना है, जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक के दरमियान 183 डेज काउंट करने हैं। ये 1 फरवरी को पाकिस्तान में आया था, 29 डेज, मार्च 31 डेज, फरवरी के 28 डेज, सॉरी, अप्रैल के 30 दिन, आपके मई के 31 डेज, आपके जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के आपके वो कह रहे हैं अप टू 2 अगस्त, तो 2 दिन आपके अगस्त के भी काउंट होंगे। ये आपके बनते हैं 183 डेज। तो ये एग्जैक्ट आपका क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अब यहाँ पर उसने क्या कर लिया है, 29 डेज काउंट कर लिया। आई थिंक फिर हो सकता है कि फरवरी 2020 में जो फरवरी था, सॉरी, वो आपके कितने दिनों का था, 29 डेज का था, क्योंकि ये 84 डेज 83 डेज पाकिस्तान में स्टे है। ये पर्सन क्या आपका रेजिडेंट पर्सन है। क्लियर, आपके पॉइंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक क्लियर हो जाने चाहिए थे। इससे डिटेल में आपको नहीं पढ़ा सकता, इवन कोई भी नहीं पढ़ा सकता। अब हम आपको चैप्टर 13 के जो एक पेज के कॉन्सेप्ट्स हैं हम वो डिस्कस करते हैं, वो इसी से रिलेट करते हैं, तभी मैंने यहाँ पर उनको इंक्लूड किया हुआ है कि यहाँ पर हम आगे जी। पहला पॉइंट, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ ए शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। अब आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कौन होता है। ये लिखा पड़ा है जी, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन पाकिस्तान। एग्जेम्प्ट मतलब यह है कि उसकी फॉरेन सोर्स पर टैक्स, इनकम पर टैक्स नहीं होगा। वो इंडिविजुअल रेजिडेंट तो है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। अब वो टर्म कितनी है अभी आगे देखते हैं। इफ ही इज ए रेजिडेंट इंडिविजुअल solely by person by reason of the individual's employment। अगर वो एम्प्लॉयमेंट, इंडिविजुअल्स की एम्प्लॉयमेंट जैसे पाकिस्तान में उसका स्टे है, तो फिर उस केस में वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होगा। एंड प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड और पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। अगर वो है तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से, लेकिन उसका पाकिस्तान में जो स्टे है वो 3 साल से ज्यादा है, तो फिर वो आपका ना शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं होगा, वो प्रॉपर रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। ठीक हो गया। अब अगर हम अपनी पुरानी एग्जांपल पर हैं, जैसे कि मिस्टर सुलेमान था एक, जो कंपनी की वजह से जॉब के लिए पाकिस्तान में आया था, हालांकि उसके 151 डेज बन रहे थे इस एग्जांपल के अंदर। ये हमारी एग्जांपल है ये,
अगर उसके पाकिस्तान में डेज लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 183 डेज भी बन जाते, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, वो क्यों जॉब के पर्पज के लिए आया है, तो उसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम होती पाकिस्तान में वो क्या होती, टैक्सेबल ना होती। लेकिन साथ में वो बता रहा है द अबव एग्जाम्शन, यहाँ पर जो उसने रिलीफ दिया है कि टैक्स नहीं होगा, वो कह रहा है कि ये जो एग्जाम्शन है इन दो केसेस में अप्लाई नहीं होगी। द अबव एग्जाम्शन शेल नॉट अप्लाई टू एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम ए बिजनेस ऑफ द पर्सन एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान। अगर मैं आपकी इस लाइन को इस लाइन से रिलेट करूं, यहां पर उसने कहा है फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल शैल बी एग्जाम्प्ट। जो अगर वो पाकिस्तान में कोई इनकम अर्न करता है बिजनेस से, तो क्या बन जाएगी, पाकिस्तान सोर्स इनकम बन जाएगी। मतलब क्या यहाँ पर उसने जो एग्जाम्प्ट की है वो फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट किया है, तो पाकिस्तान सोर्स इनकम उसकी क्या होगी, पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। और एनी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ब्रॉट इनटू और रिसीव्ड इन पाकिस्तान बाय द पर्सन। जी, यहाँ पर फॉरेन सोर्स इनकम है कि अगर वो पाकिस्तान में लेकर आया है, पाकिस्तान में उसने मंगवाई है, उसने इनकम बाहर अर्न की है, पाकिस्तान में उसने मंगवाई है, या उसने पाकिस्तान में रिसीव की है, तो वो भी क्या होगी, पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। फिर हम देखते हैं कि ये वाला पॉइंट, फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन। ये हम चैप्टर 5 जो आपका है इनकम फ्रॉम सैलरी उसके साथ डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इसको रहने देते हैं। तो जो आपका ये वाला पॉइंट है फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ ए रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स, ये पॉइंट आपका ऑटम 20 में एक न्यूमेरिकल के अंदर क्या हुआ है, टेस्ट हुआ है। अब देखते हैं कि ये क्या कहता है, एनी फॉरेन सोर्स इनकम डिराइव्ड बाय ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यहां पर क्या कर रहे हैं, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, in a tax year who was not a resident individual in any of the 4 tax years preceding the tax year in which the individual become a resident। चलें देखते हैं, लॉ कह रहा है कि एक पाकिस्तान का इंडिविजुअल है, सिटीजन है, वो 2021 टैक्स ईयर 2021 में पाकिस्तान में आया, के लिए पाकिस्तान में क्या है, रेजिडेंट है। तो बट वो टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर 2019, टैक्स ईयर 2018 एंड टैक्स ईयर 2017, इन चारों सालों के लिए वो क्या था, नॉन रेजिडेंट था। मतलब इसका क्या बेनिफिट होगा, तो उस केस में जो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम होगी ऐसे इंडिविजुअल की जो इस साल में तो रेजिडेंट है जिसका हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पिछले चारों सालों में वो नॉन रेजिडेंट था, तो एनी फॉरेन सोर्स इनकम shall be exempt from tax in the tax year in which he became a resident individual। मतलब उसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स ईयर 2020 के अंदर क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। एंड फिर क्या कहते हैं, एंड इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर, यहां पर वो कह रहा है कि जिस साल वो पाकिस्तान में रेजिडेंट बना है उस साल की उसकी भी फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। एंड दूसरा जो नेक्स्ट टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर 2022, उसमें भी उसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम होगी क्या होगी, वो एग्जेम्प्ट होगी। ये पॉइंट इस दफा टेस्ट हुआ है, जब हम इस चैप्टर के एंड पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, if a citizen of Pakistan leaves Pakistan during a tax year and remains abroad during that tax year, any foreign source salary earned by him outside Pakistan during that tax year shall be exempt from tax। जी, इसको हम देखते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में। हमने अभी पढ़ा था कि 183 डेज हैं तो आपके पर्सन क्या होगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। लॉ कहता है लेट्स सपोज एक पर्सन है, मिस्टर ए इंडिविजुअल है, वो गया है 1 अप्रैल को 2020-21 को, कहां पर गया है, 1 अप्रैल 21 को गया है वो अमेरिका जॉब करने के लिए।
एंड वो वापस आया है नेक्स्ट डे में जाकर। हालांकि अगर हम देखें 183 डेज काउंट करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, सॉरी, जुलाई 20, अगस्त 20, सितंबर 20, अक्टूबर 20, नवंबर 20, दिसंबर 20, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपके कोई 9 मंथ बनते हैं। ये आपके बन जाते हैं कोई 270 डेज बन जाते हैं। ये आपकी इस केस में अगर हम देखें तो रेजिडेंट इंडिविजुअल बन रहा है, लेकिन इस केस में पूरी की पूरी इनकम क्या होनी चाहिए? टैक्स होनी चाहिए। लेकिन लॉ कह रहा है अगर एक इंडिविजुअल पाकिस्तान से बाहर गया 1 साल में, और जो पाकिस्तान से बाहर जाकर जो उसने फॉरेन सोर्स सैलरी अर्न की होगी, वो क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। ओनली बट ऑल अदर इनकम्स ऑल अदर फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक हो गया। ये आपका क्या था हमारा आज का लेक्चर जो हमने डिस्कस किया है। अब इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप इसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चन हम फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।